नमस्कार मित्रों, मेरा नाम धीरेन्द्र रावल है। मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से हूँ और वहाँ पे मैं एक सीनियर मैनेजर हूँ। मैं आप लोगों से कुछ एक बातें बताने के लिए खास यहाँ पे आया हूँ, जो आप लोगों को लाइफ में काफ़ी ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ पे हम लोग एक देख सकते हैं कि लास्ट 1.5-2 साल से जो कोरोना काल के हिसाब से काफ़ी सारे लोगों की जो परिस्थितियाँ में काफ़ी बदलाव आए हुए, तो वो कुछ एक LIC में एक सर्वे के जरिए हमें एक पता चला कि हमारे जितने भी लोग हैं, करोड़पति लोगों का करोड़ों में भी इंश्योरेंस नहीं है। और अगर करोड़पति लोगों का करोड़ों में इंश्योरेंस है पर वो लैप्स या बंद कंडीशन में है। ये दो चीजें खास पता चली। और तीसरी बात जब मैं बताने जाऊंगा, जो हिसाब से मैंने आज आपके सामने में आया हूं, वो एक सबसे मेन महत्व मुद्दे की बात यह है कि आज हमारी इंडिया की जो आबादी है 135 से 140 करोड़ की आबादी में से सिर्फ और सिर्फ 17 करोड़ लोगों का ही इंश्योरेंस है। जो आगे के लिए मैं डिस्कस करने के लिए मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे लोगों को जो अहमियत लगी इनकम की, हम लोग देख सकते हैं कि लास्ट 1.5-2 साल में काफ़ी सारे लोगों की इनकम बंद हो गई या तो आधी हो गई थी। तो उस समय में लोगों को जो काफ़ी सारी परेशानियां हुई, तो लोगों को, हर आदमी को एक पैसिव इनकम की ज़रूरत हुई। अभी आप बोलोगे पैसिव इनकम क्या है, तो मैं कुछ बताना चाहूँगा। हम लोगों की जो बात होती है, तो वहाँ पे दो तरीके की इनकम हम लोग बोल सकते हैं। एक इनकम होती है पैसिव इनकम, दूसरी होती है एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम के बारे में हम लोग बोलने के लिए जाएंगे तो एक्टिव इनकम किसको बोली जाती है कि जहाँ पे बॉडी, माइंड और टाइम, ये तीनों चीज लगती है और उसके जरिए जो हमारे घर में इनकम आती है हम उसको बोलते हैं एक्टिव। वो तीनों चीज लगी तो हमारे घर में इनकम आई। और जहाँ पे ये तीनों चीज नहीं लगी वहां पे बोला जाता है पैसिव इनकम। अच्छा, पैसिव इनकम के लिए क्या होना चाहिए? पैसिव इनकम के लिए भी 3 चीज जरूरी होती है। कौन सी चीज जरूरी होती है? जिसके लिए डेट एक फिक्स होनी चाहिए, बराबर है। दूसरी बात होती है अमाउंट फिक्स होना चाहिए, प्लस तीसरी सबसे मेन बड़ी बात है नो रिस्क। ये जहां पे ये 3 चीज मिलके आती है वहां पे बोला जाता है पैसिव इनकम। आप बोलोगे सर पैसिव इनकम को हम लोग रेंट को भी बोल सकते हैं, मतलब हमारे घर या फ्लैट या शॉप या गोदाम हम लोग रेंट पे देते हैं वहां पे। सर जी, हम लोग आज रेंट को भाड़े पे काउंट या रेंट पे काउंट नहीं कर सकते, उसको पैसिव इनकम ने जरा भी काउंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन में काफी सारे लोगों का पेंशन, अपना जो भी रेंट था वो रेंट बंद हो गया या तो कम करना पड़ा। तो ये हम लोग उसको पैसिव इनकम में काउंट नहीं करेंगे। हाँ, पैसिव इनकम में काउंट करेंगे, पर कौन से? सेमी पैसिव इनकम में काउंट करेंगे। पेंशन पैसिव इनकम में हम लोग सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की ओर से मिलने वाले पेंशन इनकम को ही हम लोग सिर्फ पैसिव इनकम में काउंट कर सकते हैं। अभी मैं आपसे कुछ और एक बातें बताने के लिए जा रहा हूं जिसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट रिस्क। हाँ, सॉरी, आप जो सोच रहे हो वो इन्वेस्टमेंट रिस्क नहीं है। इन्वेस्टमेंट रिस्क का मतलब ये होता है, हम लोग जब बात कर रहे हैं आज से 20 साल पहले इंडिया में जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे रेट ऑफ द इंटरेस्ट था 14%। कुछ टाइम के बाद हो गया 12%, कुछ टाइम के बाद हो गया 10%, बाद में हो गया 8%, बाद में हो गया 6%, आज अभी 5% है। सपोज उस टाइम पे मेरे पास 1 करोड़ होता था, तो 1 करोड़ के सामने मेरे को पहले 14 लाख रुपए आता था, बाद में 12 लाख रुपए आता था, बाद में 10 लाख रुपए आता था, बाद में 8 लाख रुपए आता था, बाद में 6 लाख रुपए आता था। आज अगर मेरे पास 1 करोड़ है तो मुझे आज 5 लाख रुपए आ रहा है सर। तो यही चीज, तो यहाँ पे ये जो मतलब इसको कहीं ना कहीं ये इन्वेस्टमेंट रिस्क में आ सकता है। अच्छा, ये आप बोलोगे रेट ऑफ द इंटरेस्ट कम क्यों हो रहा है? इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट का जो रेट कम होने का सबसे बड़ा रीजन होता है रेपो रेट। हर एक देशों में अपना एक रिजर्व बैंक होता है, जैसे कि यहाँ पे अपनी एक रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसी तरह का हर एक देश का होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंग्लैंड, रिजर्व बैंक ऑफ यूए, इस तरह से, या रिजर्व बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो उसी तरह से रिजर्व बैंक होती है। रिजर्व बैंक जो रेट से बैंक को ब्याज में देती है पैसा, उसको बोलता है रेपो रेट। एग्जाम तौर के हिसाब से इंडिया में रेपो रेट आज 4% के हिसाब से, RBI 4% के हिसाब से बैंकों को पैसा देती है। उसके ऊपर हम लोग 1 से 1.5% चढ़ा सके तो वो आपका हो गया FD रेट। उसके ऊपर से 3% चढ़ा दिया, 3 प्लस कर दिया, मतलब 4+3 कर दिया तो हो गया हाउसिंग रेट। उसके ऊपर 4 या 5% लगा दिया तो हो गया कंज्यूमर रेट। और उसके ऊपर 5 या 6% लगा दिया तो हो गया पर्सनल रेट, मतलब पर्सनल लोन जो हम लोग बात करते हैं। अब कैलकुलेशन कर लो कि लोन, हम लोग पर्सनल लोन लेते तो करीबन 8 से 9 से 10% का रेट हो गया, कंज्यूमर 8 से 9% हो गया, फ्लैट हम लोग हाउसिंग लोन की बात करते तो 7% के आसपास हो गया, और FD रेट आज हो गया 5 से लेकर 5.5-6% के आसपास तकरीबन हो सकता है। हर एक बैंकों में, कॉर्पोरेटिव बैंक में, प्राइवेट बैंकों में रेट ऑफ द इंटरेस्ट के हिसाब से चेंजिंग हो सकता है सर जी। यहाँ पे हम लोग एक बात करते हैं कि जब यही चीज आज हमें क्या हो रहा है, उस टाइम पे हमारा खर्चा कम था और इनकम ज्यादा थी, मतलब रेट ऑफ द इंटरेस्ट ज्यादा था। आज अभी उल्टा है, हमारा खर्च बढ़ते जा रहा है और इनकम
यानी कि रेट ऑफ द इंटरेस्ट डे बाई डे रिड्यूस होते जा रहा है। आज हम लोग कोई बोल सकते हैं कि आने वाले 2029 में या 2039 में रेट ऑफ द इंटरेस्ट क्या हो सकता है? सर जी नहीं, आप भी नहीं बोल पाओगे, मैं नहीं बोल पाऊंगा। पर जो हिसाब से बात चल रही है तो शायद उस टाइम पे 2 या 3%, आज से 2029 या 2030 में या 2039 और 2040 में शायद 1% भी हो। ऑल ओवर वर्ल्ड की हम लोग बात करें, जो देश की इकोनॉमी आगे बढ़ रही है उसका रेट ऑफ द इंटरेस्ट डे बाई डे रिड्यूस रहता ही है। क्यों? ये क्यों रेट ऑफ द इंटरेस्ट कम होता है? क्योंकि कम इंटरेस्ट में अगर बिजनेसमैनों को लोन मिलेगी तो वो बिजनेस में पैसा इन्वेस्टमेंट करके वही बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए उसको काम आ सकता है, और वही हमारे देश या उस देश को प्रगति में काम आ सकता है। इसीलिए रेट ऑफ द इंटरेस्ट हमेशा डे बाई डे रिड्यूस होते जा रहा है। ऑल ओवर वर्ल्ड की हम लोग बात करें तो -1% से लेके 2% का आसपास का रेट ऑफ द इंटरेस्ट चल रहा है। आज हम लोग जब बात करते कि हम लोग इस तरह से देखते कि अगर सपोज नॉर्मल फैमिली की हम लोग बात करें, आज हम लोग नॉर्मल फैमिली की बात करें, एक नॉर्मल फैमिली को घर चलाने के लिए कम से कम नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली पकड़ के चले तो उनको 25,000 रुपये की जरूरत पड़ेगी। महीने का 25,000 रुपया तो सालाना तकरीबन 3 लाख रुपया होगा। अगर वो 3 लाख रुपया अगर आज मुझे चाहिए तो मुझे कम से कम 60 लाख रुपया लगेगा, तो ही मेरा हो पाएगा। 60 लाख रुपया मैं आज रखूंगा तो मुझे 3 लाख रुपया मिलेगा। अगर वही आज से अगर मैं 20 साल पहले करता था तो हम लोग एक छोटा सा कैलकुलेशन के हिसाब से देखें, अगर मैंने आज 20 साल पहले किया रहता था, मतलब जब 14% था तब मुझे अगर 3 लाख रुपए की जरूरत होती थी, तब मुझे करीबन 21,42,000 रुपए की जरूरत पड़ सकती थी। अगर जब रेट ऑफ द इंटरेस्ट 12% हो गया तो वही 3 लाख रुपए लेने के लिए मुझे कोई 25 लाख रुपए की जरूरत पड़ सकती थी। अगर जब रेट ऑफ द 3% हो गया, 10% मतलब 10% हो गया, तब मुझे 30 लाख रुपए की जरूरत पड़ सकती थी। जब 8% हुआ तो 37,50,000 रुपीज की जरूरत पड़ सकती थी। और 6% हो गया तो मुझे करीबन 50 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। जब आज 5% रेट ऑफ द इंटरेस्ट है तो मुझे करीबन और 60 लाख रुपए लगेगा। तो आने वाले टाइम में हम लोग एक कैलकुलेशन करके चल सकते हैं कि अगर वही 2029 में अगर मुझे भी वो 25 लाख रुपया चाहिए, 25,000 रुपया हर महीना चाहिए, मतलब सालाना 3 लाख रुपया चाहिए, तो मुझे अगर समझो उस टाइम पे रेट ऑफ द इंटरेस्ट 3% रहेगा तो मुझे 1 करोड़ रुपया लगेगा। अगर वही चीज 2039 के अगर जाएंगे, मतलब 2039 में हम लोग जाएंगे, अगर वही मुझे 3 लाख रुपया चाहिए तो मुझे अगर उस टाइम पे रेट ऑफ द इंटरेस्ट 1% रहेगा तो मुझे तकरीबन 3 करोड़ रुपया लगेगा सर। इसको बोला जाता है इन्वेस्टमेंट रिस्क। तो वो बचाने के लिए, उनमें से हमें बाहर निकलने के लिए हम लोग ने कुछ आपके लिए हम लोग कुछ लेके आए। और हम लोग कुछ मैं बताना चाहूंगा आपको कि अगर सपोज अगर आपके पास सिंपल आज जैसे मैंने बताया कि 60 लाख रुपए आपके पास है तो हम आपको 3 लाख रुपया दे सकते हैं, राइट। अगर उसी तरह से मैं आपको अभी बता दूं कि 60 लाख रुपया हर किसी के पास 60 लाख रुपया होना जरूरी नहीं है, पर वही 60 लाख रुपया मैं आपको अगर ईएमआई के रूप में आपको मैं कन्वर्ट करके दूं तो कैसा रहेगा? सही बात है। तो वही अगर हम लोग बात कर, अच्छा वो आप जो ईएमआई समझ रहे हो वो ईएमआई अलग है। अगर हम लोग घर खरीदने के लिए ईएमआई लेते, अगर 60 लाख रुपए के हम लोग लोन लेते तो उसमें तकरीबन हम लोग 40 से 50 लाख रुपए हम लोग ज्यादा देते। 15-20 साल की लोन ले रहे तो तकरीबन उसमें हम लोग 40 से 50 लाख रुपए ज्यादा दे रहे। मैं आपका जो ईएमआई करके दूंगा वो प्रिंसिपल का ईएमआई रहेगा, मतलब विदाउट इंटरेस्ट। मतलब 60 लाख रुपए का अगर हम लोग 15 साल में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा सर जी? 4 लाख रुपए हो जाएगा। मतलब आप हर साल 4 लाख रुपए बचाओगे, 15 साल के बाद वो 60 लाख रुपए हो जाएगा और आपको 3 लाख रुपए की इनकम में जनरेट फिक्स करके दे दूंगा। उसमें मैं आपको और एक प्लस पॉइंट ऐड करने के लिए जा रहा हूं, जहां पे आपको 4 लाख रुपया नहीं करना है, मैं आपको 1 लाख रुपए का एक बेनिफिट देना चाहूंगा। आपको तकरीबन 3 लाख रुपया बचाना है, मतलब 15 साल में 3 लाख रुपए के हिसाब से आप 45 लाख रुपया बचाओगे और 16वें साल के बाद से आपको लाइफ टाइम गारंटेड टैक्स फ्री आपको 3 लाख रुपए मिले तो कैसा रहेगा सर? वही चीज मैं आपको बताने के लिए यहाँ पे मैं बैठा हूँ। और उसको बारे में आपको अगर ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन जानकारी चाहिए तो यहाँ पे जो नंबर मैं आपको भेज रहा हूँ वो नंबर से आप मुझे कॉल कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच सर।